नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। हाल ही में हिमालयी क्षेत्रों में हिमनदीय झीलों के टूटने से उत्पन्न बाढ़ यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOF पर वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया गया है। शोधकर्ताओं ने लद्दाख स्थित गया हिमनदीय झील के विकास और वर्ष 2014 में उत्पन्न हुई GLOF जैसी स्थितियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारणों को मानचित्रित करने का प्रयास किया है। अध्ययन से ये भी पता चला है कि बाढ़ की उत्पत्ति हिमस्खलन या भूस्खलन के कारण नहीं हुई थी, बल्कि बाढ़ का कारण हिमोड़ की आंतरिक हिमपरत का विगलन था, जो उपसतही मार्गों के माध्यम से प्रवाहित हो गई थी। दरअसल ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड को हिमरोध के खंडन के कारण हिमोड़ या हिमरोधी हिमनदीय झीलों से पिघली हुई जलराशि के रूप में संदर्भित किया जाता है। हिमनदीय झीलों का निर्माण हिमनद बेसिन के उच्च तुंगता वाले स्थलों पर होता है। हिमोड़ की भित्ति एक प्राकृतिक बांध के रूप में कार्य करती है। ये बांध हिमनद के पिघले हुए जल को रोकने और एक हिमनदीय झील को निर्मित करने में सहायता करता है। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स को बढ़ावा देने वाले कारकों में वैश्विक तापन के कारण हिमनदों का पीछे हटना, झीलों में ढलानों का तीव्र संचलन, हिम का पिघलना आदि शामिल है। आइए अब ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के प्रभावों को जानते हैं। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स प्रमुख भू-आकृतिक और सामाजिक आर्थिक प्रभावों के साथ अक्सर निकटवर्ती समुदायों के लिए विनाशकारी हो सकती है। GLOF महासागरों की सतही परत की लवणता को कम करके महासागर परिसंचरण प्रतिरूप को परिवर्तित करती है और ये वैश्विक जलवायु को भी प्रभावित करती है। आइए अब जानते हैं इस संदर्भ में किए गए प्रमुख उपाय। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में बेहतर समझ दरअसल क्रायोस्फीयर से संबंधित आपदाओं के प्रति सुभेद्यता के सटीक मूल्यांकन में सहयोग कर सकती है। अगली खबर रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। डार्क वेब पर 20 मिलियन बिग बास्केट उपयोगकर्ताओं के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। ये ज़ोमैटो रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML इत्यादि में डेटा उल्लंघन के पिछले मामलों से पता चला है। इसके साथ भारतीयों के 1 लाख से अधिक राष्ट्रीय पहचान प्रमाणों को बिक्री के लिए डार्क वेब पर डाल दिए जाने के मामलों के क्रम में एक नया मामला है। बेचे जाने वाले डेटा में उपयोगकर्ताओं का पूरा नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, हैश आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि डार्क नेट या डार्क वेब इंटरनेट आधारित ऐसे एन्क्रिप्टेड नेटवर्क होते हैं जिन्हें गूगल, याहू या बिंग जैसे सर्च इंजनों द्वारा एक्सेस या सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। ये इंटरनेट आधारित डीप वेब के भाग होते हैं जिन्हें केवल TOR यानी द ऑनियन राउटर या I2P यानी इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट जैसे विशेष सॉफ्टवेयरों का उपयोग करके ही एक्सेस किया जा सकता है। ये लोगों को गोपनीयता बनाए रखते हुए अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में सहायता करता है। विशेष रूप से विसल ब्लोअर आदि द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। गैर कानूनी गतिविधियों जैसे मादक द्रव्यों की सौदेबाजी, हथियारों की तस्करी, आतंकवादियों द्वारा संचार के माध्यम आदि के लिए भी डार्क वेब का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि इन गतिविधियों से संबंधित साइटें सामान्यतः सरकारों की निगरानी में नहीं होती हैं। आइए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को जानते हैं। केंद्र सरकार ने सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को विदेश स्थित सामग्री प्रदाताओं के डेटा और मेटा डाटा की निगरानी और उन तक पहुंच बनाए रखने के लिए निर्देश दिया है। केरल पुलिस ने साइबर डोम परियोजना के तहत एक विशेष डार्कनेट प्रयोगशाला को स्थापित किया है। अगली खबर पर्यावरण से संबंधित है। गंगा नदी के मुख्य भाग के 49% हिस्से में उच्च जैव विविधता पाई गई है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की 12वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गंगा उत्सव आयोजन के साथ भारतीय वन्य जीव संस्थान ने गंगा सर्वेक्षण के द्वितीय चरण के निष्कर्षों को जारी किया है। ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से किया गया था। गंगा और उसकी सहायक नदियां 11 राज्यों से होकर प्रवाहित होती हैं और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 26.3% भाग इसके प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। हालांकि गंगा नदी की मुख्य धारा 5 राज्यों जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर प्रवाहित होती है। आइए अब जानते हैं इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष। सर्वेक्षण के मुताबिक नदी के 49% हिस्से में उच्च जैव विविधता पाई गई है और नदी स्थित जैव विविधता स्थलों में भी वृद्धि हुई है। ये नदी में प्रदूषण के निम्न स्तर और नदी की स्वस्थ अवस्था को दर्शाता है। 10% उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य वाले क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कि उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य और बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य।
गंगा नदी के समक्ष खतरों में रेत खनन, बांधों और बैराजों का निर्माण, नदी तट में परिवर्तन, उपयुक्त पर्यावास स्थितियों के क्षरण के कारण नदी तट में होने वाले बदलाव आदि शामिल हैं। गंगा नदी के लिए किए गए अन्य प्रयासों में नमामि गंगे कार्यक्रम, जागरूकता के लिए गंगा इको टास्क फोर्स की 4 बटालियनों का गठन आदि शामिल है। अगली खबर सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है। अंतरधार्मिक विवाह, धर्म परिवर्तन और कानून। देश के विभिन्न राज्यों द्वारा केवल विवाह के उद्देश्य से किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने के लिए विधिक प्रावधानों के अधिनियमन पर विचार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2019 के तहत केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किए गए विवाह को किसी भी पारिवारिक न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है। आपको बता दें कि विवाह और तलाक समवर्ती सूची के विषय हैं। आइए अब जानते हैं भारत में अंतरधार्मिक विवाह की स्थिति। भारत में अंतरधार्मिक विवाह को विशेष विवाह अधिनियम 1954 के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत विवाह को विधिपूर्वक संपन्न कर लेता है तो वो विवाह वैयक्तिक कानूनों द्वारा नहीं बल्कि इस अधिनियम द्वारा शासित होता है। दी जाने वाली पूर्व लोक सूचना तथा किसी भी समूह से दर्ज कराए गए आक्षेपों जैसे इसके प्रावधान भिन्न भिन्न धर्मों में विवाह करने के इच्छुक लोगों की सुरक्षा और गोपनीयता पर प्रश्नचिन्ह आरोपित करते हैं। भारत में विवाह सामान्यतः व्यक्तिगत कानूनों जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, मुस्लिम वैयक्तिक कानून अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। अगली खबर डेटा स्थानीयकरण से संबंधित है। प्रारूप डेटा सेंटर नीति 2020 के अंतर्गत डेटा सेंटर क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया जाएगा। इस नीति को संबंधित हितधारकों से सुझावों को प्राप्त करने के उद्देश्य से सार्वजनिक किया गया है। डेटा सेंटर एक इमारत के भीतर एक समर्पित सुरक्षित स्थान को संदर्भित करता है जहां कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग उपकरण के माध्यम से बड़ी मात्रा में डेटा का संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण और वितरण किया जाता है और डेटा तक पहुंच उपलब्ध करवाई जाती है। आइए अब जानते हैं प्रारूप नीति के मुख्य उपबंध। ये प्रारूप नीति कई कारकों के माध्यम से देश की सीमाओं के भीतर ही डेटा सेंटर अवसंरचना की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जैसे डेटा संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित डेटा स्थानीयकरण के प्रावधान, देश की डिजिटल संप्रभुता का संरक्षण, इसके उद्देश्यों में भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब के रूप में परिवर्तित करना, इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, डिजिटल अर्थव्यवस्था की समृद्धि को प्रोत्साहित करना आदि शामिल है। ये एक नीतिगत रूपरेखा के निर्माण पर बल देती है जिसमें विभिन्न संरचनात्मक या विनियामक हस्तक्षेप, इस क्षेत्र में निवेश संवर्धन, संभावित प्रोत्साहन तंत्र आदि सम्मिलित हैं। इसकी रणनीतियों में शामिल है डेटा सेंटर क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा प्रदान करना जिससे ये क्षेत्र दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे, डेटा सेंटर आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना करना, स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास, अनुसंधान और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना, देश में डेटा सेंटर या डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमति प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाना। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। भू प्रेक्षण उपग्रह EOS-01। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C49 से अपने भू प्रेक्षण उपग्रह EOS-01 तथा अन्य 9 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। EOS-01 एक नवीन रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो पिछले वर्ष प्रक्षेपित किए गए रिसत 2B और रिसत 2BR1 के साथ मिलकर कार्य करेगा। इसका उद्देश्य कृषि वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता में उपयोगी हाई रिजोल्यूशन छवियों की सभी मौसम में दिन रात उपलब्धता सुनिश्चित करना है। भू प्रेक्षण उपग्रहों का उपयोग कृषि, जल संसाधन, नगर नियोजन, ग्रामीण विकास, खनिज पूर्वेक्षण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। फास्टैग। सड़क परियोजना और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा फास्टैग के लिए अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत 1 जनवरी 2020 से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें पुराने वाहन भी शामिल हैं। फास्टैग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। फास्टैग के तहत संबद्ध प्रीपेड या बचत खाते से प्रत्यक्ष भुगतान के लिए इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक यानी RFID का उपयोग किया जाता है। इसे वाहन की विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है जो टोल संग्रहण बूथ को पार करते समय वाहन के बिना रुके इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को सक्षम बनाता है।
पोत परिवहन मंत्रालय के नाम को परिवर्तित करके बंदरगाह पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय किया जाएगा। भारत में पोत परिवहन और बंदरगाह क्षेत्र को पोत परिवहन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन रखा गया है, जिसमें पोत निर्माण और पोतों की मरम्मत, प्रमुख बंदरगाह और अंतर्देशीय जल परिवहन भी शामिल है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले अनेक देशों में शिपिंग मिनिस्ट्री को ही बंदरगाहों एवं जलमार्गों के प्रबंधन का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है। भारत में पोत परिवहन मंत्रालय बंदरगाहों और जलमार्गों से संबंधित अनेक दायित्वों का निर्वहन करता है। अतः इसके नाम में स्पष्टता इस मंत्रालय को विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समकक्षों के समतुल्य बनाने में सहायता करेगी। अटल नवाचार मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 का शुभारंभ किया गया। ये भारत रूस की प्रथम द्विपक्षीय युवा नवाचार पहल है, जो दोनों देशों के लिए तकनीकी समाधान विकसित करने पर बल देती है। इसमें वेब और मोबाइल आधारित दोनों तकनीकी समाधान शामिल हैं। इसे अटल नवाचार मिशन नीति आयोग भारत के तहत और रूस के सीरियस यानी साइंटिफिक इंटरनेशनल रिसर्च इन यूनिक टेरेस्ट्रियल स्टेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत छात्र, शिक्षक और परामर्शदाताओं द्वारा वैश्विक चुनौतियों जैसे कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में संस्कृति, दूरस्थ शिक्षा आदि जैसे क्षेत्रों के समाधान पर केंद्रित 8 आभासी उत्पादों एवं मोबाइल एप्लीकेशन का निर्माण किया जाएगा। लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयोगशाला। ये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की लुप्तप्राय वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति समर्पित हैदराबाद स्थित एक प्रयोगशाला है। इसका उद्देश्य लुप्तप्राय वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों, जिसमें स्वस्थानीय और बहिर्स्थानीय संरक्षण शामिल है, इसके तहत आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। ये भारत की एकमात्र प्रयोगशाला है जिसके द्वारा वन्य जीवों से सीमन यानी वीर्य और डिंबाणुजन कोशिकाओं के संग्रहण और उनके निम्न तापमान पर परिरक्षण यानी क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए विभिन्न विधियां विकसित की गई हैं। इसके द्वारा भारतीय वन्य जीवों के लिए एक आनुवांशिक संसाधन बैंक की भी स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत 23 प्रजातियों के आनुवांशिक संसाधनों को एकत्रित और संरक्षित किया जाता है। कर्नाटक के लिए 4 और जैव विविधता स्थलों की घोषणा की गई। कर्नाटक जैव विविधता बोर्ड ने कई स्थलों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है। इसमें शामिल है कोलार में अंतरगंगे बिट्टा, चिक्काबल्लापुर में आदि नारायण स्वामी बिट्टा, बेंगलुरु के नेलमंगला में महिमा रंग बिट्टा, दक्षिणा कन्नड़ में कुमारधारा नदी तट पर स्थित उरुम्बी क्षेत्र। जैव विविधता विरासत स्थल वे सुपरिभाषित क्षेत्र हैं जिन्हें विशिष्ट पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है। इसमें स्थलीय, तटीय और अंतर्देशीय जल एवं समुद्री क्षेत्र शामिल होते हैं। जैव विविधता विरासत स्थल को अधिसूचित कर सकती है। ईरान के राष्ट्रपति ने बाइडेन से परमाणु समझौते पर वापसी की मांग की है। ईरान ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से वर्ष 2015 के अमेरिका तेहरान परमाणु समझौते में अमेरिका के पुनः शामिल होने का आग्रह किया है। इसमें संयुक्त व्यापक कार्य योजना यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA के पक्षकार के रूप में वैश्विक शक्तियां भी शामिल हैं। JCPOA के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन, फ्रांस और जर्मनी के साथ किए गए वर्ष 2014 के समझौते में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए सहमति व्यक्त की थी। ट्रंप के राष्ट्रपति काल के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका इस समझौते से एकपक्षीय रूप से अलग हो गया था, क्योंकि अमेरिका का मानना था कि ईरान ऐसे गुटों का समर्थन करता है जिन्हें अमेरिका द्वारा आतंकवादी समूह के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जैसे कि हमास और हिजबुल्लाह। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।